स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजनों के संयुक्त रूप। व्यंजनों के संयुक्त रूप में कुछ वर्णों की बात करूंगी, यानी जिन वर्णों को आपने वर्णमाला में कभी देखा नहीं होगा, लेकिन जब आप लेखन करते हैं आप उन वर्णों को वहां पर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इस वर्ण की हम बात करते हैं, आपने कहीं पे इसको वर्णमाला में नहीं पढ़ा, या जैसा वर्ण ये है हमारा, इस तरह से हम लिखते हैं, इस वर्ण को कभी आप वर्णमाला में नहीं पढ़ते। या हम इस रूप की बात करें, जैसे हम इसको पढ़ते हैं, आप वर्णमाला में कभी इस वर्ण को नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी शब्दों में आप रखते हैं। जैसे मान लीजिए इस वर्ण को हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम शब्द लिखते हैं विद्या, तो हम वहां पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे आया और कैसे इसका प्रयोग होता है, और ध्यान रखिए वर्तमान समय में इसका उच्चारण भी बहुत चेंज हो गया है। कुछ लोग इसको विद्या कहते हैं, जबकि इसका उच्चारण विद्या नहीं होता। तो इसका उच्चारण क्या है और यह कौन सा वर्ण है, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे आज। जैसे ये शब्द है, आपने देखा होगा, इस शब्द को हम लिखते हैं, शब्द लिखा होता है हमारा कुछ इस तरह से। जैसे लिखते हैं शब्द पद्मिनी, तो ये पद्मिनी शब्द जब हम लिखते हैं उसमें लिखा होता है, तो ये किस 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 व्यंजन से मिलकर बना हुआ है ये हम यहाँ जानेंगे। इस वर्ण को आप अक्सर लिखते रहते हैं, जैसे आप लिखते हैं ब्रह्मा लिखते हैं या ब्राह्मण लिखते हैं, तो वहाँ आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं, और वहाँ इसका उच्चारण क्या होता है, कैसे होता है, तो हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं। एक शब्द और है जिसके बारे में आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए एक शब्द होता है, हमारा शब्द है शुद्ध। हम इस शब्द को लिखते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारे लोग इस शुद्ध शब्द को लिखते समय, लेखन करते समय इसको ऐसे लिख देते हैं, और ध्यान रखिएगा यह गलत हो जाता है। इसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। यह शब्द क्या है, कैसे बनता है, इसी के बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं व्यंजनों के संयुक्त रूप की, तो हम जब अपने व्यंजनों को पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए कि हमारे व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी बनावट की दृष्टि से हम बात करें तो व्यंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन से? ठीक है, मैं लिख देती हूं ताकि आप लोगों को याद रखे। बनावट, ठीक है, बनावट के आधार पर। कभी यहाँ पे आप ये कहें कि अब ये दो प्रकार के कौन से आ गए, तो बनावट के आधार पर व्यंजन होते हैं। एक होता है खड़ी पाई वाले, खड़ी पाई वाले, ठीक है, और दूसरा होता है गोल पैंदी वाले, या अन्य हम कह सकते हैं, गोल पैंदी वाले या अन्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए खड़ी पाई वाले और गोल पैंदी वाले, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा व्यंजन है क, तो इस क व्यंजन में या हमने जैसे लिखा ग, या हमने लिखा, मैं पहले वर्ण लिख लेती हूँ, जैसे हमने लिखा च, या वर्ण हमने लिखा जैसे त, या वर्ण हमने लिखा जैसे प, ठीक है, या वर्ण जैसे हमने लिखा य, या वर्ण हमने लिखा जैसे ल। ठीक है, मैंने इतना ले लिया अधिकतम। ठीक है, उसी तरह से गोल पैंदी वाले में हम देखते हैं, जैसे वर्ण लेते हैं हम ट, जैसे वर्ण लेते हैं हम ठ, या जैसे वर्ण लेते हैं हम छ, हमने लिया, ठीक है, इस तरह से प्रयोग किया। या अन्य में हमारा आ जाता है, जैसे वर्ण लिया हमने ह, या जैसे वर्ण लिया हमने र। ठीक है, इसी तरह से जैसे वर्ण लिया हमने द। अब यहाँ पर ये देखिए कि इसमें गोल पैंदी और खड़ी पाई का मतलब क्या है। तो जैसे ये वर्ण है हमारा, तो इसमें ये खड़ी पाई प्रयोग हुई है, तो ये व्यंजन हमारा खड़ी पाई वाला कहलाएगा, ये व्यंजन खड़ी पाई वाला कहलाएगा। ये हो गया खड़ी पाई, खड़ी पाई। जिनमें खड़ी पाई आती है उन व्यंजनों को हम किस में रखते हैं? खड़ी पाई में। तो अब इन व्यंजनों को, यदि ये व्यंजन किसी भी शब्द में आधे होते हैं, अर्थात बिना स्वर के होते हैं, तो आप इनका आधा रूप बना पाते हैं। कैसे? जैसे हमारा क है, तो आप क का आधा रूप बनाते हैं इस तरह से, ग का आधा रूप बनाते हैं इस तरह से, च का आधा रूप बनाते हैं इस तरह से, त का आधा रूप बनाते हैं इस तरह से, प का आधा रूप बनाते हैं इस तरह से, य का आधा रूप बनाते हैं इस तरह से, ल का आधा रूप बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, अब वहीं पे हम देखते हैं जो ये हमारे गोल पैंदी वाले, मतलब अब देखो यहाँ पे गोल पैंदी है इसमें,
यहाँ पे गोल पैंदी है, यहाँ पे गोल पैंदी आ गई, ठीक है। अब अन्य में देखेंगे यहाँ कहीं पर खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हो रहा है, ये अलग तरीके से, यहाँ कोई खड़ी पाई नहीं है, अलग तरीके से बना है, ये अलग तरीके से बना है। तो ऐसे वर्णों का अब हम अगर इन वर्णों का आधा रूप बनाएं तो इन वर्णों का आधा रूप नहीं बन पाता, अर्थात जब ये बिना स्वर के होते हैं उस रूप को हम लिख नहीं पाते। तो हम उस रूप को फिर कैसे लिखते हैं, तो हमें या तो इनके नीचे हल का प्रयोग करना पड़ता है कि इनके नीचे हम हल बनाते हैं और हल बनाकर हम ये सुनिश्चित कर देते हैं कि इनमें कोई स्वर नहीं आया है, या फिर हम इनका संयुक्त रूप बनाते हैं, ठीक है। तो अधिकतर हमारे प्रयोग में होने वाले जो वर्ण हैं वो 3 हैं, इनका हम संयुक्त रूप अक्सर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज बात करूंगी ह का रूप, र का रूप और द का रूप, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द के संयुक्त रूप, द के संयुक्त रूप, ठीक है। तो द के संयुक्त रूप में हम बनाएंगे बहुत सारे, मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में जिनमें आप ज़्यादातर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला ये वर्ण होता है हमारा। तो इस वर्ण का मतलब क्या होता है, ये हमारा जो बना हुआ है इसको हम द का संयुक्त रूप कहेंगे, ठीक है। और यह बना किससे है, इसमें हमारा द आधा है और य पूरा है, यानी ये द और य का संयुक्त रूप है, ठीक है। इसमें व्यंजन है पहले द और फिर है य, इनके दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो अब जहां पर हमने जैसे ये शब्द लिखा ये हमारा, तो अब देखो हम इसके उच्चारण में गलती कर देते हैं, हम इसको विद्या कह देते हैं। तो विद्या कोई इसका उच्चारण नहीं होता, ये होता है विद्या। कैसे, क्योंकि हम इसको लिखते हैं इस तरह से, अब ये ऐसे लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे ही आजकल हम लिखें, आजकल लिख भी रहे हैं, गूगल बाबा तो लिखता ही है, तो ऐसे ही लिखें, ऐसे क्यों लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको ऐसे ही लिखना शुरू कर देते हैं ना, तो इसमें हमारे जो हमारी हिंदी को सीख रहे हैं हमारे छोटे बच्चे और जो विदेशी लोग हैं उनके लिए ना कहीं आगे चल के ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। फिर वो इसको विद्या जो पढ़ा जाना चाहिए वो इसको विदया पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो द का उच्चारण पूरा करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम इस रूप का प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें ये गलतफहमी ना हो। इसी तरह से जैसे शब्द आता है हमारा, आगे शब्द आएगा जैसे द के साथ हम व का प्रयोग करते हैं ये। तो अब इसको हमेशा याद रखो कि इसमें हमारा द आधा है और व पूरा है। तो ये शब्द अब हमारा, जैसे मान लीजिए हम शब्द लिखते हैं द्वारा, तो द्वारा शब्द आता है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम खोल के कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे द के नीचे हल लगाएं और ऐसे लिख देंगे। तो आजकल छोटे बच्चों की किताबों में आप देखेंगे इसको लिखा रहता है, ये लिखा हुआ होता है, और छोटे बच्चे इसका इस्तेमाल जब इसका उच्चारण करते हैं तो कभी वो सही उच्चारण नहीं कर पाते, वो द्वारा नहीं कर पाते, वो दवारा पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो भी आप में से जो भी बच्चों को पढ़ाता है या टीचर हैं या पेरेंट्स हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उसका उच्चारण गलत ना हो। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती है उन किताबों की जिन किताबों ने द्वारा लिखा जाना था लेकिन दवारा यानी ऐसे लिखना शुरू कर दिया और बच्चे को लगता है कि ये दवारा, क्योंकि बच्चा अभी छोटी अवस्था में है। तो उसे जब हम ऐसा रूप दिखाएंगे वो ना शकल देख के पहचान करता है। अभी छोटे बच्चे जो होते हैं वो शकल देख के पहचान करते हैं। हम बड़े लोग तो हैं, हम इसे भी द्वारा पढ़ेंगे और इसे भी द्वारा पढ़ेंगे, लेकिन छोटा बच्चा ऐसा नहीं समझ पाएगा। उसे वो तो अपने दिमाग में जो द का रूप है तो इसको द अ के साथ ही उसका उच्चारण करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो आपको उच्चारण में इसका ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से शब्द आता है हमारा, जैसे मान लो हमने ये शब्द रखा, ये आ गया, इसको हम जब रखते हैं तो इसका मतलब होता है द हमारा आधा है और म हमारा पूरा है। तो मतलब जैसे हमने शब्द लिखा यहाँ पर पद्मिनी, तो इस शब्द में पद्मिनी शब्द को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखें तो ये ई की मात्रा यहाँ आ जाएगी और यह पद्मिनी, ऐसे शब्द होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम शब्द लिखते हैं पद्मिनी आ गया, उसके बाद जैसे हम लिख रहे हैं शुद्ध शब्द लिखेंगे, ये आता है हमारा द के साथ ध। तो यहाँ हमको पता होता है कि द हमारा आधा है और ध हमारा ये पूरा है। अब जब हम इस शब्द को जैसे शुद्ध लिख रहे हैं तो शुद्ध हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हमारा कैसे लिखा जाएगा, ये
ऐसे लिखा जाएगा, द आधा होगा और फिर ये हमारा धा होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जो लोग इसका प्रयोग ऐसे करते हैं, ऐसे लिखकर, तो ध्यान रखिए ये बिल्कुल गलत होता है, सरासर गलत है। इसका प्रयोग लेखन में कर रहे हैं लोग, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान रखना है, जब लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए, या लिखिए तो ऐसे लिखिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ह के रूप की। अब उसी तरह से हमारा ह का रूप आता है, तो ह का संयुक्त रूप, ह का संयुक्त रूप, तो ह के संयुक्त रूप में हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे ह है हमारा, तो इसमें हम लिखते हैं ऐसे ह, तो यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा हो गया कि ये ह आधा और म पूरा है। ठीक है, इसी तरह से हम लिखते हैं, ऐसे शब्द आता है हमारा य, इस तरह से बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है ह हमारा आधा हो गया और य हमारा पूरा हो गया। इसी तरह से हमारा शब्द आता है, जैसे इसी में आप प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे ह हमारा दिया है, ह के नीचे हम ऐसे ला लगा देते हैं, तो अब इसका मतलब हो गया कि ह हमारा आधा है और इसमें ये ला हमारा पूरा है। अब इसी तरह से ह के नीचे हम ऐसे भ लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ह हमारा आधा हो गया और भ हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम रख देते हैं। इसी तरह से ह के नीचे हम ऐसे न लिखते हैं, तो ये हमारा आ जाता है कि ह हमारा आधा हो गया और ये न हमारा पूरा हो गया। अब हम कैसे शब्द बनाते हैं, देखो, जब हम लिखते हैं, मान लो हम लिखते हैं ब्राह्मण या ब्रह्म लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं इसको, ह के नीचे हल बनाकर ऐसे। ठीक है, ब्रह्म, अगर ब्रह्मा कर दिया तो आ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये आता है, जैसे मान लीजिए शब्द हमने लिखा ह्यूमस, ह्यूमस शब्द आता है, साइंस का ये शब्द है, हिंदी माध्यम वाले छात्र जानते होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ह्यूमस, इस तरह से करके। ठीक है, अब इसी तरह से ये शब्द आ गया हमारा, जैसे लिखते हैं आह्लाद, शब्द लिखा होता है, आपने बहुत सारे शब्दों को देखा होगा, जैसे आह्लाद, आह्लाद शब्द दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जैसे आह्लाद, ये ह के नीचे हल लगाएंगे और ये आ जाएगा आह्लाद। आह्लाद का मतलब होता है हंसना। ठीक है, खुशी, आनंद। अगला शब्द, जैसे अगला वर्ण है हमारा, इसमें हम देखते हैं कि ह और न का रूप होता है, तो ये शब्द आपके पास जाना पहचाना है। जैसे शब्द लिखते हैं आप चिन्ह, ध्यान रखिएगा, लोग बोलते हैं चिन्ह और लिखते हैं चिन्ह, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तद्भव रूप हो जाता है, ये तत्सम रूप हो जाता है, पर आपको ध्यान रखना है, जो बोलना है वही लिखना है, जो लिख रहे हो वही बोलना है। ठीक है, तो जब आप इसे लिखते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसमें हमारा आधा ह हो जाता है और ये न हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। और यह जो मैंने आपको 2-4 शब्द दिए, सिर्फ ये 2-4 शब्द ही नहीं हैं, आपके और भी इसके अलावा आप पूरी वर्णमाला का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी कहीं आएंगे तो कहीं पे कोई भी शब्द आपको ऐसा दिखेगा तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। मान लीजिए कहीं पे ह के नीचे अगर आपको ये व दिख गया, तो आपको पता चल गया कि इसमें व पूरा है और ह हमारा आधा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी वर्ण के नीचे आपको कोई छोटा सा दिखाई दे वर्ण, तो वो वर्ण पूरा होता है और वह जिस वर्ण के नीचे लगा हुआ है वो वर्ण आधा होता है। ठीक है, इसी तरह से र का रूप जब आप देखते हैं, तो र के रूप आपके सामने आते हैं 2 प्रकार के, र का संयुक्त रूप। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी में ये पॉइंट समझ नहीं आता, हिंदी में वो पॉइंट समझ में नहीं आता, र की 3 तरह से प्रयोग होता है, इसमें समस्या रहती है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक समस्या भाई हर चीज़ में होती है। ठीक है, ऐसे तो हम तमाम भाषाओं में नुक्ताचीनी निकाल सकते हैं कि ये परेशानी है, वो परेशानी है। अब देखो, र के आपके 3 रूप आपके सामने होते हैं। एक रूप होता है इस तरह से तिरछी रेखा वाला, एक रूप होता है आपका इस तरीके से, और एक रूप होता है आपका इस तरह से। इन दोनों रूप को र का पदेन रूप कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पदेन रूप। और पदेन रूप में र हमेशा पूरा होता है। र पूरा होने का मतलब क्या होगा, तो र पूरा होने का मतलब होता है कि जब आपका कोई भी शब्द आया है, उस शब्द में
र से ठीक पहले वाला व्यंजन आधा हो और र पूरा हो तो वो पदेन रूप में लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो हमने शब्द लिखा ग्रह, तो अब ये जो ग्रह है ना, इसमें क्या है, ग आपका आधा है, र के साथ स्वर अ आया है, ह के साथ अपना स्वर अ आया है, तो यहाँ पे जो ये र है ये पूरा है। ठीक है, इसी तरह से तो ये वाला रूप आ गया इसका यहाँ पर ग्रह में। इसी तरह से दूसरा शब्द बनता है जैसे ट्रक, तो जो ट्रक यह शब्द है, तो इसमें ये रूप इसका गोल पैंदी के साथ है, ये रूप इसका खड़ी पाई के साथ है। इतना हमें समझना है। ये हमारा आ गया ट आधा है, ये र पूरा है, इसका स्वर यहाँ अ है, ये आ गया क और इसका स्वर अ, तो यहाँ पर ये र हमारा पूरा हो गया। इससे पहले वाला वर्ण आधा, इसमें पहले वाला वर्ण आधा, तो इसी को हम र का पदेन रूप कहते हैं। ठीक है, यानी जो वर्णों के पद में लगता है, र का वो रूप जो वर्णों के पद में लगता है, पैर में लगता है, नीचे लगता है, और इस रूप को कहते हैं र का रेफ रूप। ठीक है, इसे र का रेफ रूप कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ र स्वयं आधा होता है और उसको कोई अन्य व्यंजन सहारा दे रहा होता है अपने स्वर की सहायता से। ठीक है, तो जैसे हम शब्द लिखते हैं, मान लो हमने लिखा कार्य, या जैसे हमने शब्द लिखा गर्मी, तो यहाँ पर जो ये रखा जा रहा है इसको, तो जहाँ ये रखा हुआ है उससे ठीक पहले इसका उच्चारण होगा। यहाँ ये रखा गया है तो इसका उच्चारण यहाँ होगा। जब हम इसको खोल कर लिखेंगे तो ये क का स्वर अ, यहाँ पर ये आपका र, फिर ये य और य का स्वर अ। तो यहाँ पर देखो, इसका स्वर ये हो गया, इसका स्वर ये हो गया, र बेचारा अकेला रह गया। जब ये अकेला रह जाता है तो ये य अपने स्वर की मदद से इसे अपने कंधे पर बिठा लेता है। तो जहाँ पर भी र ऐसे बैठा हुआ हो किसी भी वर्ण के कंधे पर, तो जिस वर्ण के कंधे पर बैठा है उस वर्ण से पहले ही उसका उच्चारण होगा, और वो भी आधा उच्चारण होगा। ठीक है, इतना सा इसका रूप यहाँ पर नियम है। यहाँ पे हम बात करते हैं गर्मी शब्द में, तो ग इसका स्वर अ, फिर आ गया ये र, फिर हो गया ये म, और इसका स्वर आ गया यहाँ पर ई। इसका स्वर ये है, इसका स्वर ये है, यहाँ पर र आधा है, इसी को हम रेफ रूप कहते हैं। ये वर्ण आ जाता है तो ये र का संयुक्त रूप हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 वर्णों के संयुक्त रूप यहाँ पर समझाए कि द का संयुक्त रूप, ह का संयुक्त रूप, र का संयुक्त रूप। ठीक है, इसी तरह से और भी इन वर्णों को लेकर आपकी अगर कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या अगर आपके पास है ऐसे इन वर्णों को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी समस्या है, अपनी पूरी जो भी प्रॉब्लम है आपको, उसे पूरा कमेंट में लिख दीजिए। मैं उसको देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि हाँ इससे पॉइंट है तो मैं आप लोगों को वहाँ पे उसे समझा दूंगी, और जो भी नियम उसमें लागू होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे एप्लीकेशन निधि एकेडमी को आप डाउनलोड कर लीजिए, या किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे वर्णों का संयुक्त रूप देखा, तो क्योंकि यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में ये छोटी छोटी जानकारी दे रही हूँ, और ये वो जानकारी जो हम अक्सर अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा होती है उनके हिस्से से हम नहीं पढ़ते हैं, और लेकिन वो हमारी हिंदी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो वैसी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ देती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।